वेलकम जी, वेलकम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इजी लीव। आज हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई क्लास 12 के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाती है 40 मार्क्स की। 40 मार्क्स आपका इंडियन इकोनॉमी एंड 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। ठीक है। तो भाई हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज पढ़ेंगे, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। ठीक है भाई, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी और ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट। भाई इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, यानी 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस वाले यूनिट से, इस टॉपिक से बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो भाई पहले मैं ये बता देती हूँ कि कई बार ना इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। रियल और रियल जीडीपी भी आप बोल सकते हो, नेशनल इनकम भी बोल सकते हो, ठीक है, और जीएनपी भी बोल सकते हो। तो आपको है ना, कई सारी बुक में कहीं रियल जीडीपी मिलेगा, कहीं रियल नेशनल इनकम मिलेगा, या फिर कहीं पे रियल जीएनपी मिलेगा। रियल मतलब क्या है? रियल मतलब होता है जब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस पर। मैम कांस्टेंट प्राइस पे मतलब भाई एक किसी ईयर को हम अपना बेस ईयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बेस ईयर, यानी कंपेयर जिस ईयर से करेंगे वो वाला ईयर। अगर बेस ईयर 2020 हो गया तो भाई हम क्या करेंगे? 2020 का प्राइस लेंगे, जिसको हम रख देंगे कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड। ठीक है। और फिर क्या करेंगे? हम प्राइस ऑफ 2020 से क्वांटिटी ऑफ 2020 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस ईयर के लिए मिलेगा। तो भाई जिस दिन ऐसा करेंगे उस साल, जो साल हम बेस ईयर पकड़ेंगे, उस साल बेस ईयर और करंट ईयर हमारा बराबर हो जाएगा। लेकिन बाद में जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे फॉर द कमिंग ईयर्स, तो क्या होगा? प्राइस तो हम 2020 का लेंगे और क्वांटिटी हम 21 की लेंगे, फिर हम प्राइस 2020 का लेंगे, फिर हम क्वांटिटी 22 की लेंगे। तो ये सब क्या निकलेगा हमारा? ये हमारा जीडीपी। यहाँ से हमारा जीडीपी निकल जाएगा 2020 का, फिर जीडीपी निकलेगा हमारा 2021 का, जीडीपी निकलेगा हमारा 2021 का। लेकिन कौन सा वाला जीडीपी? ये सारा हमारा रियल जीडीपी मिलेगा, रियल नेशनल इनकम या फिर रियल जीडीपी। क्यों भाई? क्योंकि हम कांस्टेंट बेस प्राइस यूज कर रहे हैं और क्वांटिटी हम अलग अलग साल की यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई अब मूल बात कि भाई होता क्या है रियल या फिर कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी। ठीक है। जब भी हम वैल्यू, भाई रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी बोल दो, ठीक है, या फिर इसको कांस्टेंट प्राइस पे या कांस्टेंट रेट पे, जीडीपी एट कांस्टेंट रेट अगर हम बोलें, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं हम? नेशनल इनकम बोल लो या जीडीपी बोल लो। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पे हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या हो जाती है? वो रियल जीडीपी या फिर रियल जीएनपी हो गया। यानी कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट प्राइस ऑफ बेस ईयर, एट बेस ईयर प्राइस अगर हम लें, ठीक है, बेस ईयर प्राइस लें, जिसको बेस ईयर क्या है? हमारा एक कांस्टेंट ईयर है, उसको हम बेस ईयर बोल रहे हैं। उसके वैल्यू को, उस प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिलता है? रियल जीडीपी। तो भाई कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कोई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होगा। ठीक है। क्यों लेते हैं हम ये रियल जीडीपी? टू अवॉइड एनी प्राइस फ्लक्चुएशंस। ठीक है, ताकि हमको प्राइस फ्लक्चुएशंस ना मिले, और टू अवॉइड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। कुछ ऐसा नहीं है। तो मिलेगा क्या हमको? मिलेगा यहाँ से
वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कि कितना हमारे पास इंक्रीज या फिर डिक्रीज है अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, ठीक है जी। तो मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि कितना हमने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बनाया है। तो ये बात हो गई हमारी रियल जीडीपी की। क्या बताएगा वो? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए, वेरी गुड। अब बात करो जरा नॉमिनल नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। क्या भाई? जिसको हम बोल सकते हैं करेंट जीडीपी या जीएनपी या फिर नेशनल इनकम, ठीक है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं नॉमिनल जीडीपी या फिर नॉमिनल जीएनपी या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम इसको? ये भी बोल सकते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस मतलब, करंट प्राइसेस मतलब करंट ईयर, करंट ईयर। तो हम नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? 2020 का अगर प्राइस लिया है तो 2020 का ही आप क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है। तो जब क्या होगा, प्राइस फिक्स नहीं है, क्वांटिटी भी फिक्स नहीं है, तो क्या होगा, प्राइस जो है वो 2021 का होगा नेक्स्ट ईयर में, और क्वांटिटी भी क्या होगी, 2021 की होगी। फिर प्राइस भी क्या होगा, 2022 का होगा, और क्वांटिटी भी क्या होगी, 2022 की। अगेन अगर 23 का कैलकुलेट करना है तो 23 का प्राइस और 23 का ही क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो जीडीपी मिलेगा वो मिलेगा नॉमिनल जीडीपी, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम, करंट जीडीपी। करंट प्राइस पे या नॉमिनल प्राइस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सेम ईयर का क्वांटिटी और ले लेते हैं, ठीक है। हर साल हम चेंज कर रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चल जाता है कि भैया इन्फ्लेशन और डीफ्लेशन है या नहीं है। इन्फ्लेशन डीफ्लेशन है या नहीं है, ये हमको पता चल जाता है। तो जल्दी से हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन व्हाट, नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल बोलो करंट बोलो एक ही बात है, नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम। भाई रियल या नॉमिनल का मतलब क्या है? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। किस प्राइस पे? करंट प्राइस पे। और रियल एनआई क्या है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, प्राइस चेंज नहीं करेंगे। आई बात समझ? तो ये वाला जो है ये आपका नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट नहीं दिखाता है, ठीक है। इट डज नॉट शो इंक्रीज इन फिजिकल। और रियल वाला क्या दिखाता है आपको? इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी तो रियल वाले से पता चलेगी और नॉमिनल से नहीं। इट डज नॉट शो इंक्रीज और डिक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसकी खासियत तो हमें समझ में आ गई रियल वाले की। ओके, ये जो है ना वो इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। क्या है? इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। कौन? नॉमिनल जीडीपी। और इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारा रियल जीडीपी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क है, ठीक है। तो भाई ग्रोथ कब होती है? जब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, जब नेशनल इनकम बढ़ता है, ठीक है। और क्यों बढ़ता है? जब गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे तो ग्रोथ होगा। अब डेवलपमेंट क्या है? अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो गई ना, अगर इनकम इंक्रीज हुई है तो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, इसीलिए चीजों के दाम बढ़ गए हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकम इंक्रीज हो रही है,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंक्रीज होगा, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज होगा तो हम उसको ग्रोथ बोलेंगे। जब इनकम भी और प्राइसेस भी और गुड्स एंड सब इंक्रीज होता है तो हम उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो क्योंकि डेवलपमेंट तो भाई एक वाइडर टर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में कौन बताएगा हमको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रियल एनआई है वो हमको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में बताएगा या नॉमिनल वाला बताएगा। भाई रियल वाला जो है वो चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज के बताता है, चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ा है या घटा है। ठीक है, बढ़ा है या घटा है। और अगर आपको प्राइसेस का चेंज जानना है, ठीक है, प्राइसेस के चेंज के बारे में जानना है तो फिर हमको नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर चेंज इन प्राइस जानना है तो हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं। चलिए ये हुई हमारी बात। भाई तो फिर ट्रू इंडिकेटर कौन सा है, बेटर इंडिकेटर कौन सा है, बेटर इंडिकेटर कौन सा है, रियल वाला या नॉमिनल वाला, रियल या फिर नॉमिनल। क्या बोलेंगे भाई, बेटर इंडिकेटर होता है हमारा रियल जीडीपी। क्यों, वाई। अब वाई के लिए तो रीजन भी देने पड़ेंगे, तो रीजन क्या क्या देंगे हम। तो भाई सीधी सी बात है कि ये हमको चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज दिखा देता है, गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई सच में कोई गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बना है या नहीं। अब भाई सीधी सी बात है, पिछले साल भी आपने 10 किलो आलू, 10 kgs ऑफ पोटैटो और 10 kgs ऑफ राइस बनाए थे। इस साल भी वही बनाए, लेकिन फिर भी जीडीपी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन अगर प्राइसेस हम सेम रखें और इनकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट प्राइस से तो वही मिलेगा। लेकिन अगर ये 10 से 12 kg हुए होंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जीडीपी भी बढ़ा मिलेगा, रियल वाला, क्योंकि हम तो इसको कांस्टेंट प्राइस पे देख रहे हैं, राइट। तो भाई सीधी सी बात है, रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर, क्योंकि ये चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमें बताता है और एलिमिनेट कर देता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। ठीक है, एलिमिनेट्स क्या कर देता है, एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस। तो चेंज इन प्राइसेस के वजह से जो जीडीपी बढ़ा हुआ या एग्जैजरेटेड या ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है वो हटा देता है। कंपैरिजन करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। कंपैरिजन करना हो आपको अगर ईयर टू ईयर, तो हमें कौन सा जीडीपी कैलकुलेट करना है, रियल जीडीपी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमें इंटरनेशनल कंपैरिजंस करने हैं, डिफरेंट कंट्रीज को लेके रियल ग्रोथ कैलकुलेट करना है, क्या करना है हमको, इंटरनेशनल कंपैरिजंस करने हैं। भाई आपका और आप कंजम्पशन बास्केट अलग अलग कंट्री का जो है वो अगर चेक करोगे, आप रियल ग्रोथ कंपेयर करोगे तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रियल जीडीपी। आई बात समझ। बेटर इंडिकेटर क्या है, रियल बेटर इंडिकेटर है। क्यों, क्योंकि चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज दिखाएगा, प्राइस के कारण जो भी चेंज है उसको एलिमिनेट कर देगा, ईयर टू ईयर कंपैरिजन करने के लिए और इंटरनेशनल कंपैरिजन करने के लिए हमको रियल जीडीपी चाहिए। भाई सही बात है। क्या इसमें कोई रियल जीडीपी में कोई लिमिटेशन, कोई डीमेरिट, कोई डिसएडवांटेज भी है? भाई बिल्कुल है। हर कॉइन के दो पार्ट होते हैं, अगर दो फेसेस हैं, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो भाई क्या है लिमिटेशंस ऑफ रियल जीडीपी, रियल जीडीपी के लिमिटेशंस भी तो हैं। क्या चीज ये नहीं दिखा सकता एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई क्या हम इकोनॉमिक ग्रोथ रियल जीडीपी से ही कैलकुलेट करेंगे और बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ भाई ये जो बोल रहा है सही है? नहीं जी नहीं। ठीक है,
अब पहली बात यहाँ पे भाई, आप अब मुझे बताओ कमेंट करके कि क्या लिमिटेशंस हो सकता है रियल जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हम इसे यूज करें नहीं करें, क्या हमको लिमिटेशन देखने के लिए मिल सकती है, डीमेरिट क्या मिलेंगे। पहली बात भाई, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है, भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या हमेशा फेयर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी तो ये दिखा देगा कि गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं कि नहीं, इंक्रीज होएगी, क्योंकि हमेशा जो इकोनॉमिक पाई है, ठीक है, उसका इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं ये तो नहीं बताएगा, राइट। तो ये जो हमारी इकोनॉमिक पाई है, दिस इज व्हाट, दिस इज माय इकोनॉमिक पाई। अब मान लो ये पाई का साइज जो है ना वो बढ़ गया, ये बड़ा हो गया, यानी कि नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है? भाई पहले ये जो इसका हिस्सा था वो इतना सारा रिच के पास जा रहा था और इतना सा पुअर के पास जा रहा था। अभी भी वही हो रहा है, बहुत सारा हिस्सा रिच के पास जा रहा है और छोटा सा हिस्सा पुअर के पास आ रहा है। यानी क्या हुआ, रिच जो है वो और रिच हो रहा है, पुअर और पुअर हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इक्विटेबल है या नहीं वो चेक करना जरूरी है, स्टेटिंग की इकोनॉमिक ग्रोथ है या नहीं है, ठीक है। अगर रिच मोर रिचर हो रहा है और पुअर मोर पुअर हो रहा है तो कहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक वेलफेयर हुआ ही नहीं। क्या ये इकोनॉमिक वेलफेयर हुआ? इकोनॉमिक वेलफेयर की हम बात कर रहे हैं तो नहीं हुआ ना, रिचर और रिच हो रहा है, पुअर और पुअर बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों हम कंसिडर नहीं कर सकते रियल जीडीपी को एज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड वेलफेयर। भाई कई सारे हमारे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं भाई? कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका हम मनी वैल्यू नोट ही नहीं कर सकते, वो अकाउंट्स में आते ही नहीं है, ठीक है। उनके एस्टिमेशंस वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या होता है, उनकी इनको एस्टिमेट करना डिफिकल्ट है, अकाउंट्स में आते ही नहीं है। कौन से ऐसे काम है भाई, आपको पता है ना, किचन में मम्मी कितना काम करती है, बच्चों को पढ़ाती भी है, गार्डनिंग, ये सारा काम जो फार्मर है, फार्मर क्या कर रहा है, अपने लिए भी तो उगा रहा है, सेल्फ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फार्मर का खुद के लिए का काम, टीचर अगर एक हाउसवाइफ है, एक हाउसवाइफ है, वो क्या क्या कर रही है, वो कुकिंग भी कर रही है, वो क्लीनिंग भी करती है, ठीक है। देन शी इज टीचिंग हर ओन चाइल्ड। तो ये सारे काम कहीं पे भी नोट डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। कुकिंग है, क्लीनिंग है, टीचिंग है, ये कहीं पे भी नहीं जुड़ रहा है, तो ये सारा काम जो है वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के रूप में रह गया। इसीलिए जो रियल जीडीपी है वो इकोनॉमिक वेलफेयर को नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है, अंडर एस्टिमेट हो जाता है। इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर बोलो या फिर ग्रोथ बोलो, वो क्या होता है, वो अंडर एस्टिमेटेड होता है, अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है जी। चलिए, और कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से हम इसे एक अच्छा इंडिकेटर नहीं ले सकते? थर्ड रीजन, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हो गया, दूसरा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नलिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, एक्सटर्नलिटी। भाई ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। भाई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होने का क्या मतलब है और नेगेटिव, भाई किसी और के वजह से आपको कोई नुकसान तो नेगेटिव, किसी और के वजह से अगर आपको कोई फायदा तो पॉजिटिव। मैम एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल दे देते हैं। भाई देखो, आपके ऑफिस के पास, ठीक है, आपके ऑफिस के पास, ये आपका ऑफिस है, यहाँ आप काम करते हैं, ये क्या है, दिस इज योर ऑफिस।
ऑफिस के पास देर इज अ टी स्टॉल, देर इज अ टी स्टॉल, देर इज अ फोटो स्टेट, और कॉपी का जो फोटो स्टेट होता है ना, उसका एक दुकान है, एक शॉप है। ठीक है, तो ये दोनों को फायदा होगा ना इस ऑफिस से। इस ऑफिस में चाय पीने लोग जाएंगे, इस ऑफिस से फोटो स्टेट होगा। तो ये क्या हुई, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। आपके घर के पास फूलों की दुकान है, अरे वाह कितनी प्यारी खुशबू आती रहती है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। आपका ऑफिस आपके घर के बहुत पास है, ये आपके लिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। बच्चों का स्कूल घर के पास है, वो आपके लिए एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। आपके आने जाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन, एक ब्रिज बन गया। ठीक है, क्या बन गया है, एक ब्रिज बन गया है। ठीक है, देयर इज अ ब्रिज फॉर यू। तो ब्रिज के कारण आपका ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है, यू सेव योर ट्रैवलिंग टाइम। तो भाई ब्रिज बना, ब्रिज में कितना खर्चा आया, भाई ब्रिज बनाने के लिए 90 करोड़ का खर्चा आया। तो भाई 90 करोड़ तो ये एक्सपेंसेस हो गए ना आपकी जीडीपी में, और ये ब्रिज आप यूज कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव, आपके लिए ट्रैवलिंग टाइम कम हो रहा है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कैसी होती है भाई, भाई आपके घर के पास अगर एक फैक्ट्री है, अगर एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, उसका धुआं जो है आपको क्या करता है, बीमार कर देता है। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट्री एंड दिस इज द धुआं जो आपको क्या कर रहा है, इल कर रहा है, बीमार कर रहा है। आपका मेडिकल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब आप कहीं रहते हैं, वहां पे हमेशा म्यूजिक, गाने वाने बजते रहते हैं, तो नॉइज पोल्यूशन होगा, स्मोक पोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की कंपनी है कोई, आपके जो आपके पास कोई तालाब है उसमें वेस्ट डिस्पोज हो रहा है, अगर आपके घर के आसपास वेस्ट डिस्पोज होता है तो हमेशा एक बैड स्मेल रहती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। क्या हो गया, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ठीक है, आई बात समझ में, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की वजह से जीडीपी इंक्रीज कर रहा है तो भी वो अकाउंटिंग में नहीं जाता, नेगेटिव की वजह से कम होता है वो भी अकाउंटिंग में नहीं जाता। तो एक्सटर्नलिटी कैन ऑल्सो इफेक्ट योर वेलफेयर। चलिए आगे चले। तो जीडीपी क्या है, पोल्यूशन को कंसिडर नहीं करते। अगर आप नेगेटिव अगर आप नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कंसिडर नहीं करोगे, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कंसिडर नहीं करते हो, तो जीडीपी क्या होगा, ओवर एस्टिमेट होगा। क्या होगा, ओवर एस्टिमेट। और अगर आप पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कंसिडर नहीं करोगे, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कंसिडर नहीं करोगे, तो जीडीपी क्या होगा, जीडीपी क्या हो जाएगा, जीडीपी अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर आपका जीडीपी शो बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है कि भाई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फोर्थ पॉइंट होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगर लोग बढ़ रहे हैं, अगर लोग ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा, लोगों की काउंटिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, हमको गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज इनके लिए ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो हमारा जीडीपी जो है वो ओवर एस्टिमेट, भाई जीडीपी बढ़ रहा है ना, जीडीपी बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है। होना क्या चाहिए, जो आपकी पॉपुलेशन की लाइन है, ये आपकी पॉपुलेशन की लाइन है, और ये आपकी जीडीपी की लाइन है। दिस इज योर, ग्रीन कलर की बना देते हैं, पैसा होता ना। चलो, ये आपकी जीडीपी की लाइन है, तो जीडीपी ऐसा होना चाहिए, तब तो भाई पॉपुलेशन नीचे नीचे जीडीपी ऊपर, ये तो मजे की बात है, खुशी की बात है। दिस शोज, ये शो करता है कि यस देयर इज वेलफेयर। लेकिन आपका जीडीपी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन से आपने कंपेयर ही नहीं किया।
आपका पॉपुलेशन यहाँ है और आपका जीडीपी भी हर साल आप बोल रहे हो ये देखो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अरे जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन ये जीडीपी बिलो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन तो ऊपर है। तो हमको क्या दिख रहा है, कोई इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं है। ठीक है, तो जीडीपी ज्यादा बढ़ना चाहिए कंपेयर टू पॉपुलेशन, तब हमारा जो है इकोनॉमिक वेलफेयर या फिर जीडीपी का ग्रोथ होगा। ठीक है, अब और क्या है, और क्या पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं भाई, कई बार हम देखते हैं कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, जैसे कि जो स्मोकिंग करते हैं यानी कि सिगरेट्स बन रहे हैं इकोनॉमी में, सिगरेट्स बनते हैं, और क्या बनता है भाई, अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लीकर प्रोड्यूस हो रहा है, उसके वजह से क्या होता है, जीडीपी इंक्रीज होता है। कईयों को एडिक्शन होती है ये सारी चीज की, जिसकी वजह से ये खरीदते ही खरीदते हैं। तो अल्कोहल लीकर के कारण हमारा जो जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी मॉनेटरी बढ़ता है, मॉनेटरी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम वेलफेयर या ग्रोथ की बात करें, वेलफेयर या फिर ग्रोथ की बात करें, तो वो तो नीचे जाएगा ना, क्योंकि दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो अगर इनका ओवर कंजम्पशन होगा, ज्यादा कंजम्पशन होगा, तो दीज आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। दिस पुट, ये जो सिगरेट अल्कोहल और लीकर हैं, ये क्या करते हैं, हार्मफुल फॉर हेल्थ है। तो आपका जीडीपी मॉनिटरीली तो बढ़ेगा लेकिन वेलफेयर या ग्रोथ जो है वो नीचे जाती है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि बेटर इंडिकेटर तो है रियल जीडीपी, लेकिन हम इसको वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं मान सकते। हम इसको क्या नहीं कर सकते, वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं मान सकते। तो चलिए अब थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि भाई न्यूमेरिकल क्या कहता है। चलिए, तो भाई हमारा एक कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर का। किसका, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, परसेंटेज में निकलता है इसीलिए इंटू 100 करना ही है। तो यानी कि नॉमिनल वाला जीडीपी का क्या मतलब हो गया, जीडीपी डिफ्लेटर को और हम क्या बोल सकते हैं, इसको प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, आप प्राइस इंडेक्स बोलो, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इंडेक्स बोलो या फिर जीडीपी डिफ्लेटर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी हमारा क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी या फिर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस ले लो। ठीक है, या फिर इसको हम नॉमिनल जीडीपी भी बोल सकते हैं, और डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी यानी जीडीपी या फिर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस। और क्या करना है भाई, 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज पे चाहिए। तो एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, कि भाई प्राइस में क्या चेंज है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन निकालना है, क्या निकालना है, इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन, या हमको कैलकुलेट करना होता है। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक जल्दी से एक एग्जाम्पल ले लें, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है ना, नॉमिनल जीडीपी यानी करंट प्राइसेस वाला जीडीपी, वो है ₹600 करोड़। ठीक है, और हमारा प्राइस इंडेक्स है जो कि 120 है। प्राइस इंडेक्स यानी कि प्राइस इंडेक्स 120 दिया है, यानी कि हमें क्या दे दिया, हमें जीडीपी डिफ्लेटर दे दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर है। और हमसे पूछा क्या है, हमको कैलकुलेट करना है रियल जीडीपी। क्या कैलकुलेट करना है, रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो भाई फॉर्मूला लगा दो, कैलकुलेशन हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है कि भाई प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू
ए बी सी डी बोलते जाओ, पहले क्या आता है, एन की आर, पहले एन आता है, तो हमेशा ऊपर नॉमिनल बाय रियल इनटू 100। तो आपको क्या रखना है, नॉमिनल जीडीपी ऊपर रखना है, रियल जीडीपी हमको डिनोमिनेटर में रखना है। तो जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ पे प्राइस इंडेक्स हमको ऑलरेडी बता दिया, विच इज 120। 600 हमको नॉमिनल जीडीपी भी बता दिया है। तो हमको क्या करना है, रियल जीडीपी हमको नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं, इंटू 100। अब इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लो। तो इंटू करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो आ रहा है 60,000 हो जाएगा, और 120x को उधर भेज दो तो फिर ये क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x इक्वल्स टू हो जाएगा, x उधर चला गया, 6,000 इंटू 100, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम नीचे भेज देंगे, डिवाइडेड बाय 120। तो हमारी रियल जीडीपी जो है वो निकल जाएगी। ये जीरो कैंसिल कर देते हैं, 12 और 600 भी कैल हो जाएगा कैलकुलेट, भाई क्या होगा, 12 से 65, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बच रहा है 500, ठीक है, और ये 50 बचेगा, यहाँ पे एक जीरो, तो ये हो गया 500। तो हमारा रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, रियल जीडीपी की वैल्यू, रियल जीडीपी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 500 करोड़, ठीक है। तो नॉमिनल था 600, रियल है 500, और प्राइस इंडेक्स 120। 120 का मतलब क्या है कि 20% जो है इन्फ्लेशन है। हमेशा बेस ईयर क्या होता है, वो 100 होता है, तो 20% क्या शो कर रहा है, इन्फ्लेशन। और 100 के नीचे जाए तो डिफ्लेशन, ठीक है। फिर से बताऊं कि 100 क्या होता है, 100 हमेशा बेस ईयर का जी प्राइस इंडेक्स होता है, प्राइस इंडेक्स। 100 क्या होता है, बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स। 100 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, क्या होगा, इन्फ्लेशन। अगर हम इसको बोले 110, यानी 10% का इन्फ्लेशन है, ठीक है। अगर मैंने बोला 140, यानी 40% राइज इन प्राइस, राइज इन एवरेज प्राइस लेवल है, यानी कि 40% का क्या है, इन्फ्लेशन है। और अगर ये 100 के नीचे है, 100 से क्या है, नीचे है, अगर मैं बोलूँ ये 90 है, यानी मेरे पास 10% का डिफ्लेशन हुआ है। अगर मैं इसको बोलूँ 86, तो क्या होगा, 14% का डिफ्लेशन होगा। आई बात समझ। तो 100 क्या हो गया, बेस ईयर का। तो बेस ईयर इक्वल टू करंट ईयर कब होता है, कंपैरिजन वाले ईयर में, ठीक है। अगर आपका अगर आपका नॉमिनल ईयर यानी और बेस ईयर सेम है, नॉमिनल ईयर और बेस ईयर या फिर करंट ईयर बोल लो, नॉमिनल ईयर, बेस ईयर, करंट ईयर सब सेम है, तो प्राइस इंडेक्स क्या आएगा, प्राइस इंडेक्स हमेशा 100 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार स्टार लगा लो इस बात को। नॉमिनल ईयर, बेस ईयर, करंट ईयर अगर सब सेम, नॉमिनल ही करंट ईयर होता है, बेस ईयर अगर सेम है, तो प्राइस इंडेक्स जो होगा वो 100 आएगा। आई बात समझ। चलो जी, इतना तो हम समझ चुके हैं। तो एक और क्वेश्चन कर ले, एक और क्वेश्चन, एक और न्यूमेरिकल जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे इसने बोला है कि नॉमिनल इनकम जो है, नॉमिनल नेशनल इनकम कितनी है, 420 है। नॉमिनल नेशनल इनकम 420 है। रियल नेशनल इनकम जो है दैट इज 400, ठीक है। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है जीडीपी डिफ्लेटर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम जीडीपी डिफ्लेटर, भाई फॉर्मूला क्या है हमारा, जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू क्या होता है, नॉमिनल बाय रियल इनटू 100। नॉमिनल क्या और रियल क्या, नेशनल इनकम लिख लो या जीडीपी लिख लो, एक ही बात है। तो भाई क्या आएगा यहाँ पे, जीडीपी डिफ्लेटर हमको पता नहीं, उसको एक्स मान लेते हैं। नॉमिनल नेशनल इनकम क्या है, 420, रियल क्या है 400, परसेंटेज में चाहिए 100 से मल्टीप्लाई। तो भाई ये
जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 420 और 40 इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 4200, यहाँ पे क्या हो गया ये 4200 बाई 40, 40 से एग्जैक्टली डिवाइड कर दो तो ये 1, ठीक है। 200, 200 यानी 5, तो ये आ रहा है 105। कितना आ रहा है यहाँ पे? 105, ठीक है। डिवाइड करने पे हमको क्या मिल रहा है? 105, यानी यहाँ पे क्या है? 5% का 100 से माइनस करना था ना, देखो 105 तो 5 बचा ना खाली, तो यहाँ पे क्या है? 5% का इन्फ्लेशन है। क्या है? 5% का इंक्रीज इन एवरेज प्राइस लेवल है, ठीक है। 5% ज्यादा है ना ये 100 से, तो 5% का इन्फ्लेशन शो हो रहा है। आई बात समझ में जीडीपी की? चलिए, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? हमने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के डिफरेंस देखा, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स किए, हमने ये देखा कि रियल जीडीपी क्यों बेटर, वेलफेयर इंडेक्स क्यों नहीं है, ठीक है। भाई ग्रीन जीडीपी क्या होता है? भाई ग्रीन जीडीपी वो होता है जब हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी? ग्रीन जीडीपी क्या बोलेंगे हम? भाई सीधी सी बात है, जो भी आप जीडीपी कर रहे हो ना, estimation of GDP taking consideration environmental pollution, ठीक है। क्या होगा? कैलकुलेटिंग या फिर एस्टिमेटिंग, कुछ भी बोल लीजिए, कैलकुलेटिंग या एस्टिमेटिंग जीडीपी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी? environmental pollution and exploitation of natural resource, ठीक है। calculating and estimating GDP taking into consideration what? नंबर 1, हमको environment pollution का वैल्यू जो है वो माइनस करना पड़ेगा। दूसरा, exploitation of natural resource, exploitation of natural रिसोर्सेस। तो ये सारी चीज़ों की वैल्यू से जब हम जीडीपी को हम कंसिडर करेंगे, इनसे माइनस कर लेंगे कि भाई मानो हमारी जीडीपी आई 1000 करोड़ की, उसमें से पोल्यूशन का वैल्यू था 60 करोड़, और उसमें से 40 करोड़ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो गए, तो एक्चुअल हमारा ग्रीन जीडीपी फिर क्या होगा? फिर हमारा ग्रीन जीडीपी की वैल्यू हो जाएगी, ग्रीन जीडीपी इक्वल्स टू 1000 करोड़ माइनस 100 करोड़ विच इज 900 करोड़। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रीन जीडीपी, ठीक है। तो दिस इज विल बी आवर एक्चुअल जीडीपी, जिसने नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को, एनवायरनमेंट को कंसिडर कर लिया है। चलिए, तो ये हो गई हमारी आज की बात। जरूर से वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, समझना, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से जरूर जरूर बनते हैं। तो चलिए, एक छोटी सी बात हम आपको बता देते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे मिलेगा। भाई यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है, और हमारे ऐप पर मिलेगा। यूट्यूब पे भी मिलेगा और ऐप पर ये अपनी डीपीपी के साथ आपको जाना है, प्ले स्टोर में डाउनलोड करना है इजीली ऐप, डालिए अपना फोन नंबर, क्रिएट न्यू अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, अपना नेम, ईमेल आईडी, जेंडर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, लोकेशन ऑटो ट्रैक हो जाएगी, लोकेशन ऑन रखो, फोन की नहीं हुई तो टाइप कर देना, ठीक है। लोकेशन अपनी टाइप कर देना यहाँ पे। फिर आपको करना है वेरीफाई अपने आप को, ओटीपी आपके मोबाइल फोन में आएगा, उसको डालिए, वेरीफाई पे क्लिक कीजिए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू चूज कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, ठीक है। आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, क्लास 11 12, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, साइंस, कॉमर्स, आप हमारे साथ क्या पढ़ना चाहते हैं? सीयूईटी की तैयारी करनी है तो सीबीएसई 11 एंड 12, चाहे आप साइंस हो चाहे आप कॉमर्स से हो, तो आप यहाँ पे एनरोल करो। उदय हमारा 11 के लिए कॉमर्स का बैच है, शिखर हमारा 12 के लिए कॉमर्स बैच है, ठीक है।
Prarambh is for science, toppers is for science, and then click here, okay, and you will come down to our content page. ठीक है, आप जिस भी क्लास के हैं वो क्लास सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आपको ये पेज मिलेगा जहां आप हमारे साथ अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको इतना हेफ्टी सा अमाउंट दिख रहा है, बट ये वाला कोड यूज करो फ्री इजीली। ठीक है, कौन सा कोड यूज करना है? फ्री इजीली कोड यूज करके आपको ये वाला पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। दैट्स अ बिग न्यूज। चलो, तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस क्लास। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लास अच्छे से समझ में आई हो। भाई, आपको क्या करना है, कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो भाई, हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, कैसे सर्च करेंगे, कैसे मिलेगा, कैसे हम आपसे जुड़ेंगे? भाई, आपको टाइप करना है कॉमर्स इजीली। ठीक है, चाहे टेलीग्राम पे चाहे यूट्यूब पे, कॉमर्स इजीली के नाम से हमारा चैनल है, जहां आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट में ये वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। टिल देन, लर्न विद अ स्माइल।